हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माफिया दा लवर गर्ल। वीर ने उसकी प्यारी सी आवाज़ पर अपनी आंखों को नर्म कर लिया और उसे बेहद ध्यान से बेड पर लेटाते हुए बोला। उस नर्स ने गलती से खुद के हाथ में ही इंजेक्शन लगा दिया था। क्या मैंने कहा था ना कबीर जी, इंजेक्शन से बहुत दर्द होता है। आप मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। अब आप मुझे इंजेक्शन तो नहीं लगवाओगे ना? देखा उन दीदी को कबीर ने उसके होठों पर उंगली रख उसे चुप करा दिया। अब तुम्हें कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, तुम अब आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अगर बेड से पैर भी नीचे रखा तो मैं तुम्हें खुद इंजेक्शन लगा दूंगा। नहीं नहीं, मैं आपकी बात मानूंगी, आप इंजेक्शन नहीं लगाना, प्रिया ने छोटे से मेमने की भांति डरते हुए कहा। कबीर ने उसे कंबल से कवर किया और जाने को हुआ कि प्रिया ने उसकी कलाई पकड़ ली। कबीर पीछे मुड़ा और प्रिया आंखों में फिक्र लिए बोली, आप उन दीदी के लिए डॉक्टर को बुला दीजिए प्लीज, उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। कबीर आंखों में चिंगारी लिए मगर नर्म आवाज में प्यार से उसके माथे पर हाथ रख बोला, फिक्र मत करो, मैं अभी उन दीदी के दर्द को दूर करता हूँ। प्रिया मुस्कुरा उठी। कबीर ने उसकी भोली सूरत को देखा और वहां से चला गया। कमरे से बाहर आते ही उसका पूरा ऑरा बदल गया। वो इतने भयानक रूप में था कि कोई उसके आसपास सांस लेने की जरूरत भी ना करे। इस वक्त ये वो कभी नहीं था जो कुछ देर पहले प्रिया के सामने पानी सा नर्म था। इस वक्त वो किसी ज्वालामुखी का रूप था जिसे लोग दूर से ही देखना पसंद करते थे। कबीर ने सीढ़ियों के पास खड़े रॉकी को कुछ कहा और वहां से सीधा एंट्रेंस को पार कर गया। रॉकी सीधा उस हॉस्पिटल वाले रूम में गया जहां दादी उस नर्स को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। रॉकी बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और इधर उधर ढूंढती नजर मारी और उस इंजेक्शन पर नजर पड़ते ही उसे उठा अपनी पॉकेट में रख लिया और दूसरे ही पल उस नर्स के बालों को बेरहमी से पकड़ा और घसीटते हुए वहां से ले जाने लगा। उसकी हरकत पर तीनों हैरान थे। मेहमान उसके सामने आता हुआ बोला, ये क्या कर रहे हैं आप? इस बेचारी ने क्या किया है? रॉकी ने बिना किसी भाव के साथ विमान को देखा और बोला, ये बॉस का ऑर्डर है, आप दूर हटें। कहते हुए वो उसी तरह घसीटते हुए उस नर्स को ले गया। तीनों उसके पीछे भागते हुए गए। वो नर्स बार बार छोड़ देने की भीख मांग रही थी, लेकिन रॉकी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बाहर दूसरे गार्ड तीनों के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए। रॉकी सीधा उसे उस एरिया में ले गया जहां घर के किसी भी मेंबर का आना मना था। अंदर आ रॉकी ने उस नर्स को कबीर के पैरों में फेंक दिया। नर्स ने झट से कबीर के पैरों को पकड़ अपना माथा उसके पैरों पर टिका दिया। सर प्लीज मुझे छोड़ दिए, मुझसे बहुत बड़ी वो जोर से चीख पड़ी क्योंकि कबीर ने उसकी टूटी कलाई पर अपना पैर रख मसल दिया। रॉकी इस वक्त उसी जगह बने एक लेब रूम में था। उसने इंजेक्शन में भरे लिक्विड को टेस्ट किया तो हैरान रह गया क्योंकि वो पॉइजन था। और हैरान करने वाली बात ये थी कि वो कोई आम पॉइजन नहीं था। उस पॉइजन से इंसान बुरी तरह तड़प तड़प कर मरता था। रॉकी बाहर आया और कबीर से बोला, बॉस वो स्त्री कंटेजन है। कबीर ने इतना सुनते ही एक जोर की लात उस लड़की के मुंह पर मारी जिससे वो दूर जा गिरी। उसका जबड़ा फट चुका था। सर माफ कर दीजिए प्लीज सर, मैं भीख मांगती हूँ। उसने मेरे माँ बाप को किडनैप कर लिया था और मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने प्रिया मैडम को नहीं मारा तो वो मेरे माँ पापा को मार देगा। कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने नीचे झुक उसके बाल बेरहमी से पकड़े और लगभग उसे जमीन से ऊपर करते हुए खौफनाक आवाज में बोला, किसने भेजा तुझे? वो लड़की दर्द से तिलमिला रही थी। सर मैं नहीं जानती वो कौन था। उसने मुझे एक वीडियो भेजा था जिसमें मेरी माँ उसके शब्दों को पूरा होने से पहले ही कबीर ने उसे दीवार की ओर फेंक दिया। उस लड़की का पूरा चेहरा खून से सन चुका था। वो अपने हाथ जोड़ कबीर से खुद को बख्शने के लिए गिड़गिड़ा रही थी।
लेकिन कबीर के सर पर खून सवार था। रॉकी के मुंह से पॉइजन का नाम सुन उसकी नसें गुस्से से फटने को थी। ये सोच सोच कर ही उसका दिल डर से फटने को हो रहा था कि अगर वो इंजेक्शन उसकी डॉल को लग जाता तो क्या होता। वो अपनी डॉल को जिंदगी भर के लिए खो देता। सर, इसमें मेरी क्या गलती? मैं मजबूर थी सर, और अब तो प्रिया मैडम को कुछ नहीं हुआ है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। वो नर्स बेहद मुश्किल से बोल रही थी। कबीर की आंखें देखने भर से ही उसका शरीर बुरी तरह खौफ से कांप रहा था। कबीर को उसकी आवाज़ काटे सी चुभ रही थी। वो उसके सामने नीचे एक घुटने के बल बैठा और अपनी मुट्ठी में उसके सर के ऊपर के बाल मजबूती से पकड़ उसका खून से सना चेहरा ऊपर उठा दिया। क्या कहा तूने? गलती जानती भी है? तूने ये गलती किसके सामने करने की जरूरत की है? सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे माँ पापा का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। जानती है, आज जिस लड़की को तू मारने आई थी वो इस कबीर कपूर की दुनिया है। सुबह आँख खोलता हूँ तो सिर्फ उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। जब सोता हूँ तो भी आँख बंद करने से पहले उसका मासूम सा चेहरा अपनी आँखों के सामने चाहता हूँ। उसे देखे बगैर हलक से पानी तक नहीं उतरता और तू कहती है छोड़ दूँ तुझे? क्या सोचकर मुझसे माफ़ी की उम्मीद कर रही है? जोर से गरजते हुए कबीर ने उसका सर जोर से दीवार पे दे मारा। वो लड़की अब अपना होश खोने पर थी, लेकिन कबीर को अभी तक कहाँ चैन पड़ी थी। उसके नरक में आसान मौत नहीं थी। कोई मौत की भीख भी चीख चीख कर मांगे तो उसकी चीखें सुनने को भी वहाँ कोई नहीं था। आज रॉकी भी पहली बार कबीर के भयानक से भी भयानक रूप को देख रहा था। आज तक उसने कबीर को कई लोगों को बेरहमी की मौत देते हुए देखा था, लेकिन उन्हें मारते वक्त कबीर के चेहरे के भाव शून्य रहते थे। पर आज आज पहली बार वो उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द, आंखों में प्रिया को खोने का डर देख रहा था। कबीर ने रॉकी की ओर देखा तो रॉकी आगे बढ़ उस लड़की के पास आया और उसके पैर को पकड़ घसीटते हुए एक जगह फेंक दिया। दूसरे ही पल उस नस के ऊपर तेज बर्फ सा ठंडा पानी गिर रहा था। ठंडे पानी से वो एकदम से होश में आई, लेकिन पूरे जिस्म में ना दर्द था कि उसकी उठने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन वो ठंडा पानी उसकी नस नस को जमा रहा था। कुछ ही देर बाद उस पर उबलता हुआ पानी गिरने लगा। उसकी चीखें उस पूरी जगह पर गूंज रही थी। उसके पूरे शरीर पर छाले उभर आए थे। जैसे जैसे उसकी चीखें बढ़ रही थी, कबीर को उसकी चीखें उतना ही सुकून दे रही थी। उस लड़की की ऐसी हालत हो चुकी थी कि अब उसकी सांसें भी उसका साथ छोड़ने के कगार पर थी। उसे लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, जिससे ना तो वो मर रही थी और ना ही एक सेकंड की चैन से सांस ले पा रही थी। कबीर का गुस्सा आज उसके सर पर चढ़ा तांडव मचा रहा था। उसे बस उस लड़के की मौत चाहिए थी, वो भी ऐसी बुरी मौत कि अगले जन्म तक वो उसे भूल ना सके। वहाँ खड़े दूसरे गार्ड आज सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कबीर का वो खौफनाक रूप उन्हें थर थर कांपने पर मजबूर कर रहा था। वो लड़की बार बार कबीर से दया की भीख मांग रही थी, अपनी गलती के लिए माफ़ी पर माफ़ी मांग रही थी, भगवान का वास्ता दे दया की उम्मीद कर रही थी। लेकिन कबीर की डिक्शनरी में दया शब्द था ही नहीं, फिर माफ़ी का मतलब से समझ भी कैसे आता। दुनिया उससे यूं ही नहीं खौफ खाती थी। सबकी जबान पर एक ही लाइन होती थी, वन एंड ओनली मोस्ट क्रूअल डेविल इन द वर्ल्ड। क्योंकि कबीर एक ऐसा हैवान था जिसके दिल में अपनों को छोड़ किसी के लिए भी कोई फीलिंग मौजूद नहीं थी। दया की अगर हल्की सी भी चिंगारी उसके दिल में होती तो आज की तारीख में वो एक माफिया नहीं होता। आखिर में उस लड़की को एक बुरी मौत दे कबीर को मानो बेइंतहा सुकून मिला। उसके हाथों और गर्दन की फूली नसें शांत होने लगी। उस लड़की की डेड बॉडी को भट्टी में फेंक दिया गया, जहां हथियार बनाने के लिए लोहे को तैयार किया जाता था। बॉस, आगे की क्या डर है? रॉकी उसके पास आ बोला। इस लड़की के फ़ोन में से पता कर किस नंबर से उसे वो वीडियो भेजा गया था और ये मेंशन से बाहर कब और कहाँ और किससे मिली। पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल। जी बॉस। कबीर वहाँ से निकल मेंशन में पहुँच गया।
सामने दादी बीमार और वाली परेशान से बैठे थे। दादी की नज़र जैसे ही कबीर पर पड़ी, उन्होंने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि कबीर के दोनों हाथ खून से भरे थे। कबीर बेटा, एक खून तुमने क्या किया उस लड़की के साथ? दादी की जबान लड़खड़ा रही थी। वाली और बीमार डरे सहमे से खड़े थे। कबीर की लाल खौफनाक आंखें देख उनकी बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कबीर ने दादी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा ऊपर चला गया। दादी हैरान सी उससे जाता देखती रही। कबीर के खून से रंगे हाथों को देख वो सोफे पर दम से अपना सर पकड़ बैठ गई। हे राम, इसने क्या कर दिया? दादी की लड़खड़ाती जवान के साथ आंखें डबडबा गईं। दादी, आप प्लीज शांत हो जाइए। बाली दादी की हालत देख उनके पास बैठ उन्हें शांत करवाने की कोशिश करने लगी। बेटा, कैसे शांत हो जाऊं? मेरा बच्चा, मेरा कबीर किसी का खून कर कर आया है। आखिर उसने कैसे किसी की जान ले ली? दादी अंदर से बुरी तरह जूझ रही थी। कबीर का ऐसा भयानक रूप आज वो पहली बार देख रही थी। विमान घुटनों के बल दादी के सामने बैठ गया। उसने दादी के आंसू पोंछे और बोला, दादी प्लीज, आप रोइए मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दादी ने अपना चेहरा दोनों हाथों में ढक लिया। वो कबीर की काली दुनिया से पूरी तरह अनजान थी। उन्हें कोई खबर नहीं थी कि उनका पोता आज उस काली दुनिया का बादशाह था, जहाँ उसके नरक के दरबार में रोज लाशें बुझती थी। मेहमान और वाली मुश्किल से दादी को शांत करवा उन्हें रूम में ले गए। मेहमान दादी के पास ही ठहर गया और बाली को प्रिया के पास जाने को कहा। इधर कबीर सीधा प्रिया के रूम के बाहर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने गेट के लॉक की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी नज़र अपने हाथ पर लगे नाखून पर गई। ये देख उसने हाथ से फट से हाथ पीछे खींच लिया और रूम में जा सोबत से पहले खुद को साफ किया और फिर प्रिया के रूम में आ गया। सामने बाली को प्रिया के पास देख कबीर कठोर आवाज में बोला, बाली जाओ, जाकर सो जाओ। पर भाई, क्यूटी के पास रहना जरूरी है। रात को किसी चीज की से जरूरत हुई तो मैं हूँ यहाँ इसका ख्याल रखने के लिए। तुम अपने रूम में जाओ। कबीर की कठोर आभा को देख बाली चुपचाप वहां से चली गई। कबीर जी, आपने फिर से सावन लिया? प्रिया उसके गीले बाल देख बोली। कबीर अपनी नजरें प्रिया पर ही जमाए उसके सामने आया और उसे उठाते हुए अपनी गोद में बिठा लिया और दूसरे बालों से सीने से लगा लिया। प्रिया अचानक से गले लगाने पर हैरान हो गई। क्या हुआ कबीर जी? आपने मुझे हक क्यों किया? कबीर ने बेहद धीमी और बेचैनी सी भरी आवाज में प्रिया को और ज्यादा खुद के सीने में समाते हुए कहा, डोंट से एनीथिंग बच्चा, जस्ट हग मी टाइटली। कबीर की आवाज प्रिया को थोड़ी अजीब लगी। उसने बिना कुछ कहे अपनी बाहें कबीर की पीठ पर बिछा दी, लेकिन कबीर के ताकतवर जिस्म की बनावट ऐसी थी कि प्रिया के छोटे छोटे हाथ उसे पूरी तरह अपने आलिंगन में भर ही नहीं पा रहे थे। प्रिया नहीं जानती थी कि कबीर की इस वक्त क्या हालत हो रखी थी, लेकिन कबीर की वो बेचैन आवाज उसके दिल को चैन से धड़कने नहीं दे रही थी। उसका मासूम दिल फिक्र से भर गया। प्रिया एक हाथ से कबीर की पीठ होले होले थपथपाने लगी और दूसरे हाथ से कबीर के बालों को अपने सॉफ्ट से हाथ से सहलाने लगी। कबीर को प्रिया का इस तरह कत्ल करना बेहद सुकून दे गया। उसने अनजाने में ही प्रिया के नाजुक से जिस्म को और ताकत से जकड़ लिया। प्रिया को अपने सीने में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने निचले होंठ को दाले तले दबा दिया, जिससे वो दर्द भरी सिसक अपने मुंह से ना निकाल पाए। उसने कभी से कुछ नहीं कहा और उसी तरह उसके बालों को सहलाती रही। कबीर जी, आप कब से मेरे पास उस रूम में बैठे थे? आप थक गए होंगे ना? क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाऊं? प्रिया की मीठी बोली में खुद के लिए बेइंतहा फिक्र महसूस कर कबीर के चेहरे और दिल में इतना सुकून छाया कि वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता था। थोड़ी देर पहले जो उसका दिल बेचैनी से पसीजा जा रहा था, अब वो बिल्कुल नर्म फूल सा हल्का हो गया। कबीर ने प्रिया की गर्दन में अपना चेहरा छुपा एक गहरी और लंबी सांस ली। प्रिया की भीनी भीनी खुशबू उसे बेहद अच्छा
महसूस करवाती थी। कबीर ने उस पर अपनी पकड़ ढीली की और बेहद प्यार से प्रिया का छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भर लिया और प्यार भरी नजरों से उसे निहारने लगा। प्रिया अपनी मासूम सी आंखें पल पल टमाते हुए बारी बारी कबीर की नीली आंखों में देख रही थी। कबीर के होठों पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान बिखर गई, जिसे देख प्रिया भी मासूमियत से मुस्कुरा उठी। उसकी मासूम सी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि कबीर अपने जज्बातों को आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए महसूस करने लगा। उसने बेहद प्यार से प्रिया के चेहरे को चूमना शुरू कर दिया। कभी आंखें, कभी गाल, कभी उसकी छोटी सी चीन। कबीर के इस तरह चूमने से प्रिया की पकड़ उसके टी शर्ट पर कस गई। उसका दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। सांसें अनियंत्रित सी हो गई थी। कबीर ने आंखें बंद किए हुए ही गहरी सांस ली और खुद को काबू किया, क्योंकि वो जानता था अगर उसने एक बार प्रिया के होठों को छू लिया तो कब वो अग्रेसिव हो जाए उसे भी पता नहीं चलेगा। अपने होश खोकर वो प्रिया की चोट को बढ़ने नहीं दे सकता था। कबीर ने आंखें खोली तो जबरदस्ती उसकी नजर प्रिया के लाल होठों पर ही टिक गई। उसके होठों पर पानी की बूंद गिरी हुई थी, जो कबीर के गीले बालों की वजह से थी। कबीर का गला बुरी तरह सूख गया। उसने प्रिया के निचले होठ पर अंगूठा फेरा और उस लालच देने वाली पानी की बूंद को साफ कर दिया। प्रिया ने कबीर के अंगूठे को अपने होठ पर महसूस कर छुई मुई के पौधे के बाद ही अपने निचले होठ को मुंह में छिपा लिया। प्रिया की ये हरकत कबीर को और ज्यादा परेशान कर गई। उसने अपना मुंह फेर गहरी सांस छोड़ी और कसकर आंखें बंद करते हुए होठों ही होठों में बुदबुदाया, शी गोना किल मी। प्रिया ने कबीर की ओर देखा और बोली, कबीर जी, क्या आप मैं बेड से नीचे उतर जाऊं? मुझे भी शावर लेना है। कबीर ने आंखें छोटी कर उसे घूरा और बोला, बिल्कुल भी नहीं। प्रिया उसके इस तरह सपाट लहजे में ना देने से उदास हो गई। प्लीज ना, देखिए इन कपड़ों से कितनी गंदी गंदी स्मेल आ रही है। ऐसे में मुझे नींद नहीं आएगी। प्रिया अपने टी शर्ट की कॉलर को सूंघती हुई नाक मुंह सिकोड़ बोली, कोई स्मेल नहीं आ रही है और जब जब तक स्टिचेस नहीं खुल जाते पानी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। प्रिया ने अपने गाल फुला लिए। कबीर जी, ये गलत बात है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा ही होता है, अब चुपचाप सो जाओ, कहते हुए वो उसे लेटाने को हुआ कि प्रिया ने उसे रोक दिया। कबीर जी, सोबर नहीं तो मुझे कपड़े तो चेंज करने दीजिए। प्रिया ने अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया। उसने अपनी आंखों में ढेर सारी चमक के साथ अपने दोनों हाथों को जोड़ लिए। कबीर उसकी चमचमाती आंखें खुद पर और बर्दाश्त नहीं कर पाया और गहरी सांस छोड़ते हुए उसे अपनी गोद में उठा बाथरूम में ले गया। कबीर प्रिया को गोद में उठाए बाथरूम में आ गया। उसने प्रिया को स्लेब पर बिठाया और बोला, मैं वापस आ रहा हूँ, नीचे मत उतरना। अपनी बात कह कबीर बाथरूम से चला गया। प्रिया कुछ बोलने को हुई तब कबीर चला गया। यहाँ कबीर बाहर आया और प्रिया की कबाड़ खोली, जहाँ ढेरों कपड़े बेहद सलीके से रखे हुए थे। कबीर ने कबर्ड का पूरा मुआयना किया और फिर एक नाइट टी शर्ट और पजामा ले लिया। तभी उसकी नज़र प्रिया के अंदर गारमेंट पे पड़ी। ये देख उसकी आंखों का आकार थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया। उसके बिजनेस माइंड में नोटी नोटी ख्याल आने शुरू हो गए। प्रिया सिर्फ इन दो कपड़ों में कैसी लगेगी? उसके दिमाग में प्रिया की इमेज बननी भी शुरू हो गई। लेकिन कभी ने फट से अपने दिमाग में आ रहे ख्यालों को झटका और खुद पर ही गुस्सा करते हुए मन ही मन बोला, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं कबीर ने रेडमली एक ब्रा और पैंटी उठाई और उन्हें शर्ट और पजामा के बीच रख बाथरूम में आ गया। इस वक्त उसके फेशियल एक्सप्रेशन बेहद क्यूट और मासूम से थे। कबीर ने कपड़े प्रिया के पास रखे और बोला, ए लो, तुम्हारे कपड़े चेंज कर लो। हाँ। प्रिया उसके बाहर जाने का इंतजार करने लगी। क्या हुआ, तुम कपड़े क्यों नहीं बदल रही? कबीर उसे कपड़े ना बदलता देख फिर बोला। प्रिया के गाल शर्म और थोड़े गुस्से से गुलाबी हो गए। आप बाहर जाएंगे तभी तो मैं कपड़े चेंज करूंगी। कबीर उसकी बात सुन अगले ही पल तेज कदमों के साथ बाथरूम के गेट के बाहर खड़ा था।
इस वक्त उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, जिससे सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। मैं अब पागल हो जाऊंगा। तभी कबीर को कुछ याद आया, जिस पर वो फौरन बाथरूम में आ गया। प्रिया अपने टी शर्ट को उतार रही थी कि लेकिन इस वक्त कबीर का दूसरी किसी भी चीज का कोई ख्याल नहीं था। वो आगे बढ़ा और प्रिया के टी शर्ट को नीचे कर थोड़ा गुस्से से बोला, क्या कर रही हो तुम? अगर इससे स्टिच चस्ट पर जोर पड़ा तो प्रिया का पूरा चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया, जिसमें शर्म और गुस्से का भरपूर कॉम्बिनेशन था। कबीर ने प्रिया के लाल हो रखे चेहरे को अनजाने में ही इग्नोर किया और स्लैब के पास बने ड्रॉअर में से एक सीजर निकाली और प्रिया के पास आ गया। उसके हाथ में सीजर देख प्रिया ने हैरानी से पूछा, आप सीजर से क्या करेंगे? कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया और प्रिया के पीछे आ उसके टी शर्ट के पास सीजर ले गया। प्रिया ने ये देख जल्दी से कबीर की ओर मुड़ी और बोली, नहीं, ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है, आप इसे मत फाड़िए। कबीर ने कठोरता से उसे देखा और बोला, मैं तुम्हारे लिए ऐसी सो ले आऊंगा, अब चुपचाप खड़ी रहो। कहते हुए कबीर ने प्रिया को घुमा उसके टी शर्ट को पीछे से काट दिया। हाँ, अब तुम चेंज कर सकती हो। कहते हुए कबीर एक बार फिर तेज कदमों के साथ बाथरूम के गेट से टिक कर खड़ा था। उसकी धड़कनें अनियंत्रित थीं। आंखों के सामने बार बार प्रिया की बर्फ सी सफेद पीठ घूम रही थी। उसने गुलाबी आंखों से अपनी उंगलियों को देखा, जहां वो अभी तक प्रिया की सॉफ्ट स्किन को महसूस कर पा रहा था। वो कितनी सॉफ्ट है। कबीर होठों ही होठों में बड़बड़ाया, काफी देर हो गई, लेकिन प्रिया को बाहर ना आता देख कबीर ने गेट नॉक किया। डॉल, क्या तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? अंदर प्रिया हाथ में अपना फटा प्यार सा टी शर्ट लिए बैठी थी। कबीर के पुकारने पर उसने मुंह फुला गेट की ओर देखा, जो उसने अंदर से बंद कर दिया था। प्रिया का जवाब ना पा कबीर बेचैन हो गया। उसने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट अंदर से बंद था। यह देख कबीर की सांसें अटक कर ही रह गई। क्या मेरी डॉल को कुछ हो गया? क्या वो बेहोश हो गई? कबीर के दिमाग में बस यही बातें आ रही थी। डॉल, गेट खोलो, क्या तुम ठीक हो? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? कबीर जोर जोर से उसे पुकारता हुआ गेट खटखटा रहा था। प्रिया कबीर को इस तरह परेशान होता देख जल्दी से गेट खोला। गेट खोलते ही कबीर ने हड़बड़ी में उसके कंधों पर हाथ रख उसे ऊपर से नीचे तक जाते हुए बोला, तुम ठीक हो? हाँ, तुम गेट क्यों नहीं खोल रही थी? कबीर को इस तरह हड़बड़ाता देख प्रिया को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसने गुस्से गुस्से में कबीर को रिप्लाई नहीं दिया था। मैं ठीक हूँ कबीर जी, प्रिया ने धीमी स्वर में कहा। कबीर को मानो उसकी रुकी सांसें फिर से चलती हुई महसूस हुई। उसने प्रिया को गोद में उठा लिया और बेहद ध्यान से उसे बेड पर लेटा पिलो को उसके सर के नीचे एडजस्ट किया। कबीर को अपनी इतनी फिक्र करता देख प्रिया खुशी से मुस्कुरा उठी। थैंक यू कबीर जी। कबीर ने उसे घूर कर देखा और कठोरता से बोला, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही थी? और गेट बंद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रिया उसकी कठोर आवाज से डर गई। उसने कबीर की ओर नहीं देखा। सॉरी, वो मैं मुझसे मत डरा करो, मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकता। कबीर अपनी आवाज को नरम कर प्रिया के होठ पर उंगली रख उसे चुप कराते हुए बोला। उसे प्रिया का खुद की वजह से डरना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि प्रिया उससे डरे। प्रिया ने हौले से उसके चेहरे की ओर देखा, फिर वापस नजरें इधर उधर करते हुए हाँ में सर हिला दी। आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत परेशान किया। प्रिया ने गिल्टी फील करते हुए माफी मांगी। कबीर ने गहरी सांस ली और बोला, चलो अब सो जाओ। आप भी सो जाइए ना। हाँ, पहले तुम सो जाओ, फिर मैं भी सो जाऊंगा। कहते हुए कबीर ने कंबल को प्रिया के ऊपर डाल दिया। प्रिया ने कंबल को एक हाथ से पकड़ साइड से ऊपर उठाया और कबीर की ओर देखने लगी। कबीर मुस्कुरा दिया और प्रिया के पास लेट गया। उसके लेटते ही प्रिया ने कंबल को उसके ऊपर डाल दिया और अपनी आंखें बंद कर कबीर के सीने को किसी छोटे बच्चे की तरह थपथपाते हुए बोली, हमें जल्दी सोना चाहिए वरना तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, कबीर ने उसकी बात पर मुस्कुराकर हामी भरी और प्रिया की प्यार भरी थपकी से कुछ ही देर में नींद की आगोश में चला गया। कल ना सो पाने की वजह से कबीर को जल्दी ही नींद आ गई। उसके सो जाने पर प्रिया ने अपनी आंखें खोली और उसे सोता देख मुस्कुरा दी।
प्रिया को पता नहीं क्या हुआ। उसने आगे बढ़ कबीर के माथे पर बिखरे बालों को हथेली से हटाते हुए अपने होंठ उस पर टिका बेहद प्यार से चूम लिया। प्रिया ने कम्बल को अपने ऊपर से हटा साइड कर दिया और धीरे से बैठ के दूसरी ओर सरकने लगी। लेकिन कबीर ने अपना बड़ा सा हाथ प्रिया की कमर पर रख दिया। प्रिया की सांसें अटक गई। उसने डरते डरते कबीर की ओर सर घुमाया, लेकिन उसे सोता देख एक चैन की सांस ली। प्रिया ने कबीर के भारी भरकम हाथ को हटाना चाहा, लेकिन कबीर नींद में ही सरकते हुए प्रिया से बिल्कुल सट गया। प्रिया ने छूटने की काफी कोशिश की, लेकिन कबीर की पकड़ मजबूत थी। प्रिया को किट्टू के पास जाना था, जो अब इम्पॉसिबल हो चुका था। किट्टू मेरा इंतजार कर रहा होगा, अब क्या करूं? फोन भी उसी रूम में छूट गया। प्रिया ने मन ही मन परेशान होते हुए कहा। प्रिया ने एक आखिरी बार फिर कोशिश की, लेकिन फिर फेल। दूसरी ओर एक रूम जो पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था, बस एक हल्की सी चिंगारी उस रूम के बीचों बीच चमक रही थी। उस चिंगारी के आसपास धुआं ही धुआं था और उस धुएं के बीच बैठी सोफिया आंखों में अंगारे लिए बैठी सिगरेट के कस पे कस खींचे जा रही थी। तभी उस रूम का दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर आया। रूम में अंधेरा देख उसने लाइट ऑन की। वो विक्रम था। सामने सोफिया को इस तरह गुस्से से भरा बैठा देख टीरा मुस्कुराया। दबा दिए 25 करोड़, विक्रम एक हंसी के साथ बोला। सोफिया ने गुस्से भरी नजर विक्रम पर डाली। अभी तक सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो तुम, क्या पता उसे अभी तक मौका न मिला हो। विक्रम जोर से हंसा और बोला, रात के 1 बज रहे हैं अभी, और अब तक तो उस नर्स के टुकड़े टुकड़े हो चुके होंगे। वो कबीर कपूर है, सूंघकर ही पता लगा लेता है कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। सोफिया ने अपनी मुट्ठियां कस ली और विक्रम को टेढ़ी मुस्कान देते हुए बोली, क्या बात है, दुश्मन की इतनी तारीफ है? तारीफ नहीं, उस हैवान का सच बता रहा हूँ तुम्हें। वो इंसान के रूप में एक ऐसा हैवान है जिसके दिल में किसी के लिए भी कोई रहम नहीं है। अभी तक तो तुम क्या, मैं भी उसे पूरी तरह नहीं जानता, और जितना जानता हूँ वो भी बहुत ज्यादा है। जब तुम इतना कुछ उसके बारे में जानते हो तो दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हो उससे? क्यों अपनी ही जान के दुश्मन बनने पर तुले हो? सोफिया की बात सुन विक्रम की आंखें लाल हो गईं और उसमें पानी भर आया। जीने की 1 वजह थी मेरा रॉकी, मेरा बेटा, जिसे उस हरामजादे ने मार दिया। अब या तो वो मेरे हाथों मरेगा या मैं उसके हाथों। अपनी बात खत्म कर विक्रम उस रूम से चला गया। उसे घुटन हो रही थी। वहाँ सोफिया ने उसके जख्मों को खुरेद दिया था। सोफिया ने उसे जाते हुए देखा और होठों पर एक साइको स्माइल लाते हुए बोली, इन योर ड्रीम्स विक्रम, यहाँ कबीर कुमार ने नहीं, उसे अपना बनाने आई हूँ। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो तुमसे मिल चुकी। अब तुम्हें तुम्हारे लाडले बेटे के पास जल्दी पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि सोफिया को अपने रास्ते में फिजूल के कांटे हरगिज पसंद नहीं। सोफिया ने सिगरेट का एक लंबा कस खींचा और अपनी गर्दन घुमाते हुए चेहरे को पूरी तरह धुएं में घूम कर दिया। सोफिया ने अपने कदमों का रुख एक दूसरे रूम की ओर किया। वो पूरा रूम कबीर की ढेर सारी तस्वीरों से भरा था, जिन्हें खुद सोफिया ने अपने हाथों से कोरे कागजों पर उतारा था। उसके ये हुनर लाजवाब था। कबीर के अक्स को इतनी सफाई से कागज पर उतारा गया था, मानो कबीर की तस्वीर ना होकर वो खुद सामने खड़ा हो। सोफिया कबीर की एक बड़ी सी तस्वीर के आगे आ रुकी। वो बड़ी हसरतों से कबीर की तस्वीर को निहार रही थी। वो आगे बढ़ी और पागलों की तरह कबीर की तस्वीर पर अपने होंठ फेरने शुरू कर दिए। वो इस वक्त किसी साइको से कम नहीं लग रही थी। तभी उसकी नज़र प्रिया की एक छोटी सी फोटो पर पड़ी, जिस पर लाल क्रॉस बना हुआ था। सोफिया ने अपने हाथ में ली सिगरेट को प्रिया के चेहरे पर रख उसे पूरी तरह जला दिया। 2 महीने, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने कबीर मेरा होगा। वो तेरी जगह मुझे बाहों में भरेगा, मुझसे बेइंतहा प्यार करेगा, और तू आसपास भी नहीं होगी। सोफिया ने दांत पीसते हुए सिगरेट को उस फोटो के ऊपर और अंदर तक मसल दिया।
रात के करीब 2 बज रहे थे। प्रिया बेड पर ना होकर पूरी तरह कबीर के ऊपर लेटी आराम से सो रही थी। उसने अपना बेड कबीर के जिस्म को बना लिया था। कबीर का एक हाथ प्रिया की पतली सी कमर पर था तो दूसरा अपने सर के नीचे। इस वक्त वो गहरी नींद में था और सुकून उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। तभी बालकनी में कुछ हलचल हुई। एक काली परछाई छलांग के साथ बालकनी में दाखिल हुई। बालकनी का ग्लास डोर पूरी तरह से बंद नहीं था और इसी का फायदा उठा वो परछाई कमरे में दाखिल हो गई। उसके हवा से शांत कदम बेड की ओर मुड़ गए। उसके कदमों से कोई आहट नहीं थी, लेकिन नींद में सो रही प्रिया के कानों में हरकत हुई। उस परछाई ने जब प्रिया को बेड पर सोता पाया तो उसकी पीली आंखें चमक उठी। वो उसी तरह शांति से बेड पर चढ़ा और प्रिया के सर पर लगी पट्टी पर हल्के से अपनी जीभ फेरी। इससे प्रिया की नींद में खलन पड़ा और उसकी नींद टूट गई। प्रिया ने नींद से बोझिल आंखें खोली तो सामने किट्टू का बड़ा सा चेहरा दिखा। किट्टू को इस तरह अचानक से अपने सामने देख प्रिया की नींद पूरी तरह से उड़ गई। उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि प्रिया ने फट से अपने मुंह पर हाथ रख खुद को रोक दिया। प्रिया ने पहले किट्टू को देखा, फिर सर उठा कबीर को देखा तो वो आराम से सो रहा था। प्रिया ने खुद को इस तरह कबीर के ऊपर पाया तो उसे और हैरानी हुई। किट्टू अपनी पीली आंखों से कबीर को ही घूर रहा था कि ये नया प्राणी आखिर है कौन, जिसे उसकी मम्मा ने अपना बेड बना कर रखा है। प्रिया बेहद सावधानी के साथ बिना कोई हलचल किए कबीर के ऊपर से उठ गई और कंबल से उसे अच्छे से ढक किट्टू का कान पकड़ उसे बालकनी में ले गई। बालकनी में आप प्रिया ने किट्टू का कान छोड़ा और बोली, किट्टू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो? किट्टू की आंखों में उदासी छा गई। वो हौले से घुराया, जिस पर प्रिया ने उसके दोनों गालों पर प्यार से हाथ रख घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई। बच्चा, मम्मा ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी लेकिन नहीं आ पाई। सॉरी। प्रिया ने अपने कान पकड़ ली। किट्टू ने अपने पंजे से प्रिया के हाथों को नीचे किया और प्रिया के सर पर एक बार फिर जीभ फेर घुर्राया। प्रिया ने होठों पर प्यारी सी मुस्कान ले उसे देखा और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने तुम्हें मना किया था ना। फिर मेरी बात क्यों नहीं मानी तुमने? हाँ, अब वापस जाओ। अगर किसी गार्ड ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। किट्टू की आंखों में उदासी छा गई। उसने अपना सर ना में हिलाया। वो प्रिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। प्रिया ने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसके पंजे को अपनी हथेली पर रखते हुए बोली, मम्मा प्रॉमिस यू, मैं कल तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूंगी, लेकिन अभी तुम्हें जाना होगा। हाँ। किट्टू ने उदास आंखों से प्रिया को देखा और अपना सर हाँ में हिला वापस मुड़ गया। प्रिया ने उदासी से उसे देखा कि तभी किट्टू वापस मुड़ा और प्रिया के गले लग गया। प्रिया की उदास आंखें चमक के साथ मुस्कुरा उठी। इधर प्रिया कभी से दूर हुई ही थी कि कुछ देर बाद उसकी नींद टूटने लगी। प्रिया एक तरह कबीर के लिए ऐसा वायर थी जो उससे दूर होने पर अपने कनेक्शन तोड़ देती थी, और इस वक्त प्रिया के पास ना होने की वजह से कबीर की नींद उससे दूर हो गई। कबीर ने आंखें बंद किए हुए ही बेड पर इधर उधर हाथ फेरा, लेकिन प्रिया के ना मिलने पर वो फट से उठकर बैठ गया। उसने नज़र बेड पर दौड़ाई और प्रिया को नापा, कंबल को फेंक बेड से उठा और जाकर बाथरूम में चेक किया, लेकिन बाथरूम को खाली पा उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये लड़की कहाँ गई? गेट भी अंदर से लॉक है। कबीर ने बालकनी की ओर देख और ग्लास डोर को खोला देख उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसे प्रिया का बेड से उतरना नागवारा गुजरा। कबीर बालकनी में आए तो प्रिया रेलिंग पर हाथ टिकाए खड़ी थी। प्रिया को इस तरह खड़ा देख कबीर की भौहें तन गईं। डॉल आकर इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबीर की कठोर आवाज़ सुन एक पल को प्रिया चौंक उठी। वो किट्टू को जाते हुए देख रही थी, लेकिन कबीर की आवाज़ सुन वो एक पल को डर गई। प्रिया पीछे मुड़ी तो कबीर की गुस्से भरी आंखें देख उसने अपनी नज़रें डर से झुका ली। वो मुझे कमरे में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। प्रिया ने झुकी नज़रों से ही झूठ कहा। कबीर उसकी झुकी नज़रें और आवाज़ में कंपन देख खुद को नर्म किया और उसकी छोटी सी चीन को पकड़ चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला,
तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था। आप गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। कबीर ने एक गहरी सांस छोड़ी और मन ही मन बोला, अगर तुम मुझसे दूर चली जाओगी तो मुझे नींद कैसे आएगी डॉल। कबीर जी, आप जाकर सो जाइए, मुझे अब नींद नहीं आ रही। कबीर ने उसे एक नज़र देखा, फिर रूम में चला गया। कबीर के जाते ही प्रिया ने सीने पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली। थैंक गॉड, मैंने किट्टू को जल्दी भेज दिया। अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि कबीर एक बार फिर बालकनी में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा सा गद्दा, कंबल और पिलो था। प्रिया ने हैरानी से उसे देखा। कबीर ने बालकनी में उस बड़े से गद्दे को बिछा दिया और प्रिया की ओर देख बोला, अब खड़ी मत रहो, मेरे पास आओ। प्रिया चेहरे पर चमक लिए गद्दे पर बैठ गई और बोली, वाओ, हम यहाँ सोएंगे। हाँ, लेकिन तुम्हें तो नींद नहीं आ रही थी? कबीर ने उसे आंखें छोटी कर पूछा। प्रिया ने हल्के से अपनी जीभ बाहर निकाली और बोली, अब आ जाएगी। कबीर ने उसकी गुलाबी जीभ को ललचाई नज़र से देखा और प्रिया को घूरते हुए कहा, मुझे तड़पाना बंद करो। प्रिया ने मासूमियत से पलकें झपकाईं और कबीर की बात को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। प्रिया का इस तरह खुद को मासूमियत से देखता पा कबीर बुरी तरह झल्ला गया और मन ही मन बोला, ये हद से भी ज्यादा बुरा टॉर्चर है। कबीर ने प्रिया को लेटाते हुए उसका सर ध्यान से पिलो पर रखा और बोला, क्या तुम्हें अभी भी दर्द महसूस हो रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। प्रिया का बस इतना कहना ही था कि कबीर की आंखें बुरी तरह चिंता से डूब गई। आई एम सॉरी डॉल, यह सब मेरी वजह से हुआ। कबीर ने गिल्टी फील करते हुए प्रिया से माफ़ी मांगी। प्रिया ने टिमटिमाती आंखों से कबीर को देखा और बोली, कबीर जी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? इसमें भला आपकी क्या गलती? फिर अपने गोरे गोरे गाल गुस्से से फुलाते हुए बोली, यह सब ना उस बदमाश मक्खी की वजह से हुआ। एक बार वो मुझे मिल जाए, उस बदमाश को पकड़कर इतना पीटूंगी कि कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। कबीर उसकी क्यूटनेस से भरे चेहरे और उसकी बातें सुन हंस पड़ा और प्रिया की गुस्से से लाल पड़ चुकी छोटी सी नाक को पिच किया। आउच, दुखता है। प्रिया ने अपनी छोटी सी नाक को सहलाते हुए कहा। कबीर ने प्यार से उसकी नाक को चूमा और बोला, डॉल, तुम इतनी प्यारी क्यों हो? किसी दिन मैं तुम्हें खा जाऊंगा। प्रिया खिलखिला उठी, आप मुझे कैसे खाएंगे? मैं कोई चॉकलेट थोड़ी ना हूँ। कबीर उसके खिलखिलाते चेहरे को देख मदहोश हो गया। तुम चॉकलेट से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो डॉल। यकीन मानो, एक दिन तुम्हें पूरी तरह से खा जाऊंगा। कबीर की इंटेंस नजरें खुद पर पा प्रिया का मासूम दिमाग कबीर की बात को सच मानने पर मजबूर हो गया। क्या आप सच्ची में मुझे खा जाएंगे? कबीर पर मदहोशी बढ़ती जा रही थी। हाँ, सच में खा जाऊंगा। तुम्हारे जिस्म का ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा जिसे मैं बख्शूंगा। प्रिया कबीर की बातों पर सिमट गई। उसकी आंखें कबीर को बड़ी सीरियसनेस के साथ देख रही थी। उसका मासूम दिमाग कबीर की इंटेंसिटी को सीरियस वे में समझ रही थी। आप झूठ बोल रहे हो, आप मुझे नहीं खाएंगे, मुझे पता है। कबीर का ध्यान उसकी घबराई आंखें और बातों पर गया तो उसकी आंखों में अब मदहोशी की जगह शैतानी ने ले ली। कबीर अपनी कोहनी को टिकाए हथेली पर अपना सर रख प्रिया पर झुक गया और अपनी आवाज़ में सीरियसनेस लाते हुए बोला, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें सच में खा जाऊंगा। प्रिया ने कंबल पर अपनी पकड़ कस दी। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कबीर उसकी घबराई आंखों एक टक देखते हुए बोला। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। आप मुझसे प्यार करते हो तो मुझे नहीं खाएंगे ना? कबीर ने मुश्किल से अपनी हंसी दबाई और प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए ही तो तुम्हें खाऊंगा। प्रिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इसका मतलब जो जो मुझसे प्यार करते हैं सब मुझे खा जाएंगे। प्रिया की इस बात पर कबीर की आंखों में चिंगारी चमक उठी। उसकी आवाज़ ने हकीकत की कठोरता ले ली। कबीर ने प्रिया की कमर को पकड़ खुद से सटा लिया और बोला, नहीं, सिर्फ मैं, मेरे सिवा तुम्हें कोई नहीं छू सकता। तुम्हारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। कबीर की आवाज़ ऐसी थी कि प्रिया के शरीर में कंपन छूट गई। इसका मतलब आप मुझे अब खाने वाले हैं? प्रिया की आवाज़ में घबराहट साफ साफ महसूस हो रही थी।
उसका सिमटना बढ़ता ही जा रहा था। कबीर ने अपनी प्यार भरी आंखों से उसे देखा और प्रिया के रुई से मुलायम गालों को सहलाते हुए बोला, नहीं, अभी इसमें बहुत वक्त है। जब सही वक्त आएगा तब तुम्हें खाऊंगा, ठीक है? प्रिया ने अपना निचला होंठ उदासी से बाहर निकाल दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे कभी न खाएं? कबीर ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा धंसाते हुए प्रिया की खुशबू को अपने अंदर भर लिया और मन ही मन बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता डॉल। प्रिया को गुदगुदी सी महसूस हुई। तभी उसे कुछ गीला गीला सा अपनी गर्दन पर फिरता हुआ महसूस हुआ। प्रिया की आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसके जिस्म में सिरहन सी महसूस हुई। कबीर पर एक बार फिर मदहोशी हावी थी। उसका हाथ जो प्रिया की कमर पर था, उसकी पकड़ वहां थोड़ी और कस गई और प्रिया की गोरी गर्दन को चूमते हुए उसे पूरी तरह खुद से सटा लिया। कबीर के होंठ प्रिया की मुलायम गोरी गर्दन पर लगातार फिरते जा रहे थे। प्रिया की आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसे यह एहसास बहुत प्यारा और अच्छा लग रहा था। धड़कनें बेहद शोर कर रही थीं, जो कबीर के लिए किसी रोमांटिक म्यूजिक से कम नहीं थी। प्रिया की पकड़ पल पल हाथ में ली कंबल पर कसती जा रही थी। होंठ कबीर की मीठी छुअन से कपकपा रहे थे। कबीर पर मदहोशी इस तरह हावी थी कि कुछ ही पल बाद उसके जिस्म ने प्रिया के ऊपर छाया कर दी। उसके दोनों हाथ प्रिया के इर्द गिर्द टिके हुए थे और होंठ लगातार प्रिया की गर्दन पर सवार थे। कबीर इन एहसासों में इतना डूब चुका था कि उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। कबीर के लिए प्रिया वो पहली और आखिरी लड़की थी जिसे आज वो शिद्दत से बेपनाह मोहब्बत करता था। कबीर की आज तक की जिंदगी में कई खूबसूरत हुस्न की मलिकाएं आईं, लेकिन कोई भी उस पर इतना असर नहीं कर सकी कि उसके दिल को उससे ही बगावत करने पर मजबूर कर दे। लेकिन प्रिया उसके लिए वो पहली लड़की थी जो पूरी तरह उसके दिल में बस चुकी थी। पहली दफा जब कबीर ने प्रिया को देखा तो उसकी नज़रें बस उसकी मासूम सी आंखों पर टिक कर रह गईं। उन मासूम आंखों में कबीर के दिल को इस तरह अपने कब्जे में कर लिया कि खुद कबीर का दिल भी उससे बगावत करने पर उतर आया। ज़माना कहता है कि तू बस खूबसूरत हुस्न का दीवाना है। मोहब्बत प्यार कुछ नहीं होता, बस जिस्म की भूख है। लेकिन ये अंधा और बहरा जमाना इस दिल की चीखें क्यों नहीं सुनता? अगर भूख जिस्म की ही होती तो मैं क्यों बस उस एक ही लड़की के लिए धड़कता, जो दुनिया की भीड़ में हजारों लोगों के बीच खड़ी थी। ऐसा तो नहीं था कि उस भीड़ में वो एक ही थी जो खूबसूरती के गहनों में लदी थी। उसी के जैसी हजारों थीं, तो क्यों मेरी आंखें बस उस पर ही जा टिकी? प्रिया के गोरे गाल लाल होते जा रहे थे। कबीर की सख्त होंठ और उसकी वो ट्रिम की हुई बियर्ड उसे हल्की हल्की चुभ रही थी, पर फिर भी वो एहसास उसे बेहद मीठे लग रहे थे। प्रिया ने अपना हाथ कबीर के कंधों पर रखा, लेकिन हाथ कबीर की मोहब्बत के जादू से इस तरह बेजान हो चुके थे कि वो कोई हरकत ही नहीं कर पाए। लेकिन प्रिया के छोटे छोटे हाथों की पकड़ कबीर के मजबूत कंधों पर कस जरूर गई। कबीर ने एक गहरी सांस लेते हुए प्रिया के मासूम से चेहरे को देखा, जो चांद की रोशनी में किसी टिमटिमाते तारे की भांति चमक रहा था। उसके गालों पर गुलाबी रंगत और बंद पलकों को देख कबीर के लब मुस्कुरा उठे। प्रिया ने अपनी धुंध में डूबी आंखें धीरे से खोली तो सामने कबीर की जादुई आंखें उस पर नशा कर गई। वो बस खो गई उसकी आंखों में, जहां समुद्र की गहराई से भी ज्यादा मोहब्बत तैर रही थी। कबीर अपनी मासूम सी मोहब्बत को यूं खोता देख खुशी से झूम उठा। उसने हल्के से प्रिया के नर्म गालों को सहलाया और बेहद प्यार से प्रिया के माथे को चूम लिया। हमेशा की तरह प्रिया की पलकें सुकून के साथ बंद हो गई। कबीर ने कंबल ले प्रिया और खुद को ढक लिया। चांद ने भी शर्मा कर खुद को बादलों की ओट में छुपा लिया। दोनों नींद की आगोश में चले गए। पार्ट यही खत्म होता है दोस्तों। पसंद आता है लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।